अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.5 से स्टार्ट करना है। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 14.5। क्वेश्चन है अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट ग्राउंड। सो हम सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं गिवन डेटा की, और यहाँ पे लिख देते हैं हाइट of power line from ground, it is equal to 10.0 meter with 3 significant figures, carries a current of 200 amperes. So current carried by the power line, that is equal to 200 amperes. Find the magnetic field of wire at ground. So required is strength of magnetic field at ground, that is equal to B, that is equal to question mark. So हम इस बात को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम में हम ये शो करते हैं कि लेट से हम कंसीडर करते हैं कि ये एक पावर लाइन है और इसमें कितना करंट कैरी हो रहा है, वो है 200 एम्पियर्स। और हमने क्या करना है, ग्राउंड के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे फाइंड करनी है कि इस जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। जिस तरीके से चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए गॉसेस लॉ अप्लाई करते थे, इस चैप्टर में हम किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं। और एम्पियर्स लॉ के लिए हमें सबसे पहले एम्पीरियन पाथ ड्रॉ करना पड़ता है। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि ये एम्पीरियन पाथ है एक, इस तरह से, और इस एम्पीरियन पाथ का रेडियस कितना है, वो रेडियस हाइट के बराबर है। सो हर पॉइंट के ऊपर जाहिर बात है रेडियस इस कॉइल का उतना ही होगा। क्योंकि हम इस तरफ से देख रहे हैं इसलिए हमें इलिप्टिकल शेप दिखाई दे रही है बजाय सर्कल के। सो यहाँ पे हम एक चीज ऐड कर लेते हैं, हाइट ऑफ पावर लाइन फ्रॉम ग्राउंड इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ एम्पीरियन पाथ दैट इज एनक्लोजिंग अ करंट कैरिंग वायर। तो ये 2 डायमेंशनल पाथ होता है और हम इस पाथ के किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इट इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स B डॉट डेल्टा L I where I starts from 1 goes to N is equal to mu naught I. So the sum of all the elements B dot delta L is equal to mu naught times the current enclosed within the Amperian path. अब हमने डेरिवेशन की गर्ज से यहाँ पे इस पूरे पाथ को स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया था, इस तरीके से कि ये डेल्टा L1 है, ये डेल्टा L2 है, ये है डेल्टा L3। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ये है डेल्टा Li, और जो फाइनल लेंथ एलिमेंट है दैट इज डेल्टा Ln। और इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेम इसी डायरेक्शन में है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहूँ तो यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लिखा जाएगा B1। फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी B2। फिर यहाँ पे क्या होगी, ये होगी B3, और चलते चलते यहाँ पे क्या होगी, ये होगी BI, और जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिए क्या लिखी जाएगी, BN। सो ये जो टर्म है ये किस में तब्दील हो जाएगी, ये तब्दील हो जाएगी, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होगा, ये लिखा जाएगा B डेल्टा L कॉज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि हर लेंथ एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एलिमेंट के पैरेलल ही है। सो ये टर्म 1 हो जाएगी, और एक्सप्रेशन बन जाएगा I is equal to 1 to n, that means
B delta Li is equal to mo naught I. फर्दर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा B1 डेल्टा L1 प्लस B2 डेल्टा L2 प्लस B3 डेल्टा L3 प्लस सो ऑन अप टिल BI डेल्टा Li प्लस सो ऑन अप टिल Bn डेल्टा Ln इज इक्वल टू मो नॉट I. और चूंकि सर्कल है, सर्कल में जो वायर है उससे डिस्टेंस इक्वल होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तमाम इक्वल होंगी. सो B1 B2 B3 BI और BN तमाम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल हैं. आप सिंपली B लिख सकते हो. सो ये लिखा जाएगा B डेल्टा L1 प्लस B डेल्टा L2 प्लस B डेल्टा L3 प्लस सो ऑन B डेल्टा Li प्लस B डेल्टा Ln इज इक्वल टू मो नॉट I. B कॉमन निकाल लीजिए, क्या बनेगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस सो ऑन डेल्टा Li प्लस डेल्टा Ln इज इक्वल टू मो नॉट I. अब देखिए कि अगर हम इस एम्पीरियन पाथ में ये जितने लेंथ एलिमेंट्स हमने बनाए हैं इनको वेक्टोरियली ऐड करें तो जो पहले लेंथ एलिमेंट डेल्टा L1 की टेल है और आखिरी लेंथ एलिमेंट डेल्टा Ln का हेड है वो एक ही पॉइंट पे है, तो इनका वेक्टर सम 0 है. लेकिन अब हम इस एक्सप्रेशन में स्केलर फार्मूला अचीव कर चुके हैं. सो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से तो हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द एम्पीरियन पाथ, जो कि किसके इक्वल है, जो कि मो नॉट I के इक्वल है. इस वजह से एक्सप्रेशन बन जाएगा B इंटू 2πr इज इक्वल टू मो नॉट I और B इज इक्वल टू मो नॉट I ओवर 2πr. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इसको डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक ने कहीं पे भी डायरेक्टली ये फार्मूला नहीं लिखा, सो इसकी डेरिवेशन अगर आप कर दोगे तो ये बात ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. अब हम लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट. सो मैग्नेटिक फील्ड इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर इंटू I is 200 amperes and 2 pi is constant and radius is equal to height of wire from ground and it has value of 10 meters. pi से कैंसिल आउट होगा, 2 4 को कैंसिल आउट करके 2 बना देगा, एम्पेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा और मैग्नेटिक फील्ड का आंसर होगा 40 इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर. हम ये बात जानते हैं कि जो phi b है ये किसके इक्वल होता है, ये b डॉट a के इक्वल होता है, इसलिए आप वेबर की जगह पे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हैं. फर्दर आप इसको इस तरह लिख लें b इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻7 और वेबर की जगह पे टेस्ला मीटर स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर. सो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और वैल्यू बन जाएगी b इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻1-7 टेस्ला या फिर b इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻6 टेस्ला और b इज इक्वल टू 4.0 माइक्रो टेस्ला. नेक्स्ट हेडिंग होगी रिजल्ट की. रिजल्ट में हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आंसर लिख देंगे और लिखा जाएगा द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at ground due to 10 meter high wire carrying 200 amperes of current is 4.0 into 10⁻6 टेस्ला और 4 माइक्रो टेस्ला. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 14.6. You are asked to design a solenoid that will give a magnetic field of 0.10 टेस्ला. So given data में पहली बात हम यही लिखेंगे. Required
strength of the magnetic field that will be generated by the solenoid. So B, and it is 0.10 Tesla. Yet the current must not exceed 10 amperes. So maximum value of allowed current is equal to I is equal to 10.0 amperes. Question है, find the number of turns per unit length of the solenoid. So required is number of turns per unit length of the solenoid. इसके लिए सिंबल स्मॉल n यूज किया जाता है और ये कैपिटल N ओवर L के इक्वल लिखा जाता है. सॉल्व करते हैं. We know that the expression for magnetic field inside a current carrying solenoid is given by, क्या एक्सप्रेशन है, B is equal to mu naught Ni. Rearranging, B over mu naught I is equal to N, or N is equal to B over mu naught I by substituting the values we get. N is equal to B. B की वैल्यू कितनी है? It is 0.10 Tesla. Mu naught is permeability of free space and it has the value of 4 pi into 10 raised to power minus 7 Weber per ampere per meter, and current must not exceed 10 amperes. So एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल आउट होगा और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से आंसर आएगा 7958 टेस्ला मीटर ओवर वेबर. और फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये बी डॉट ए के इक्वल होता है, इसलिए वेबर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर. सो एन इज इक्वल टू 7958 टेस्ला मीटर ओवर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर. सो टेस्ला टेस्ला और मीटर एक पावर से कैंसिल आउट होगा और जो नंबर ऑफ टर्न्स का आंसर है वो होगा 7958 पर मीटर या फिर 7958 पर मीटर. क्योंकि यहाँ पे पर मीटर आंसर आया है तो यकीनन ये n ओवर l है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो इसका आंसर है 7958 पर मीटर. अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 7958 और 1000 से डिवाइड कर लीजिए, यूनिट वही रहेगा पर मीटर का. सो यहाँ पे ये बन जाएगा 7958 बाय 1000 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 पर मीटर, या फिर n इज इक्वल टू डेसिमल यहाँ पे इस 1000 की वजह से 3 पॉइंट्स लेफ्ट पे मूव कर जाएगा और आंसर होगा 7.958 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 टर्न्स ऑफ द कॉइल पर मीटर. ये जो टर्न्स हैं ये सिर्फ एक नंबर है, तो इसे ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसके अलावा हमें जो डेटा गिवन था उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी, 0.10 टेस्ला. करंट की वैल्यू कितनी थी, 10.0 एम्पियर्स. और जो मो नॉट था वो कांस्टेंट था, तो हमें एन फाइंड आउट करना था. बताइए ज़रा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3. यहाँ पे कितने हैं, 2. तो आंसर में कितने होने चाहिए, 2. सो अगर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो ये आंसर बनता है 7.9
6 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। मजीद राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 8.0 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। सो यहाँ से हम अब रिजल्ट स्टेट कर सकते हैं। द सोलेनॉइड हैविंग 7.96 इंटू 10⁻³ टर्न्स per meter will generate a magnetic field of 0.10 Tesla when a current of 10.0 amperes is passing through it। तो ये इसका आंसर था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N/L, इसे कहा जाए कि आपने ये टर्न्स पर मीटर के बजाय टर्न्स पर सेंटीमीटर में आंसर देना है, तो फिर आप किस तरह कन्वर्जन करोगे। हम ये बात जानते हैं कि 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये वैल्यू मीटर की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दें, सो ये बनेगा 7.96 इंटू 10⁻³ टर्न्स डिवाइडेड बाय 10⁻² सेंटीमीटर। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 7.96 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² टर्न्स पर सेंटीमीटर, या फिर n इज इक्वल टू 7.96 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर सेंटीमीटर, और n इज इक्वल टू 7.96 इंटू 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और n इज इक्वल टू 79.6 टर्न्स पर सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये होता है टेस्ला, T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बेस यूनिट्स क्या होते हैं। उसके लिए हमने एक्सप्रेशन यूज किया B इज इक्वल टू F/IL, और फर्दर F की जगह पे MA लिखा, जिससे न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तब्दील हो गया। दैट मीन्स टेस्ला की जगह पे हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। तो ये हैं इसके यूनिट्स जो कि मीटर्स, किलोस और सेकंड्स सिस्टम का हिस्सा है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं MKS सिस्टम, मीटर्स, किलोस एंड सेकंड सिस्टम, जिसकी बेस के ऊपर ऐसा यूनिट्स डिफाइंड है। अब यहाँ पे एक और सिस्टम ऑफ यूनिट की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मीटर्स, किलोस एंड सेकंड्स की जगह पे सेंटीमीटर्स, ग्राम्स एंड सेकंड्स यूज होते हैं। दैट मीन्स आप CGS कन्वर्जन के लिए 1 किलोग्राम की जगह पे 10⁻³ ग्राम्स लिखोगे, और इसके अलावा 1 मीटर की जगह पे 10⁻² सेंटीमीटर लिख दोगे। सेकंड में कोई चेंज नहीं करना, और जो ऐसा यूनिट है करंट का 1 एम्पेयर, उसकी जगह पे उसका CGS यूनिट 10⁻⁻1 एब एम्पेयर्स पुट कर देना है। सो हम ये देख सकते हैं कि तमाम MKS यूनिट्स बड़े हैं, लेकिन करंट का CGS यूनिट बड़ा है, क्योंकि 10 एम्पेयर्स मिलके 1 एब एम्पेयर्स बनाते हैं। सो अब अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए एक टेस्ला में कितने CGS यूनिट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, तो चूंकि 1 टेस्ला 1 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर के इक्वल है। सो जब आप इसमें कन्वर्जन करोगे, किलो की जगह पे 10⁻³ ग्राम्स पुट करोगे, सो लिखा जाएगा 1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, और सेकंड्स की जगह पे सेकंड ही रहेगा, क्योंकि सेकंड्स दोनों यूनिट्स में कॉमन है, और एम्पेयर की जगह पे 10⁻⁻1 एब एम्पेयर्स लिखा जाएगा। सो 1 टेस्ला बन जाएगा 1 इंटू 10⁻³, और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, 10⁻+1 ग्राम्स पर सेकंड स्क्वायर पर एब एम्पेयर, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ ग्राम्स पर सेकंड पर एब एम्पेयर।
तो जिस तरीके से हम किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर को मिला के क्या लिखते हैं टेस्ला, वैसे ही हम इस पूरे टर्म को मिला के पता क्या लिखेंगे गॉस। ये यूनिट जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गॉस के नाम के ऊपर रखा गया है, जिसके नाम के ऊपर गॉसेस लॉ भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो क्या है, वो है गॉस, ठीक है। जबकि जो एमकेएस या फिर ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो है टेस्ला। और हमें यहाँ पे इनका रिलेशन पता चल गया कि 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 5 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो आप इक्वेशन की दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, इस तरह। तो क्या आंसर आएगा 5 टेस्ला इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁴ गॉस। और अगर आपने कन्वर्जन करनी हो गॉस से टेस्ला में, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में इस टर्म को इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले जाइए, ये डिवाइड हो जाएगी 1/10⁴ टेस्ला इज इक्वल टू 1 गॉस, या 10⁻⁴ टेस्ला इज इक्वल टू 1 गॉस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 गॉस में कितने टेस्ला हैं, तो आप इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, 5 इंटू 1 गॉस, दैट इज इक्वल टू 5 गॉस। सो 5 गॉस 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होगा। यहाँ से हमें ये बात भी पता चल रही है कि गॉस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक बहुत ही छोटा यूनिट है, क्योंकि 10,000 गॉस मिलके 1 टेस्ला के इक्वल होते हैं। सो टेस्ला जो कि ऐसा यूनिट है वो कंपैरेटिवली एक लार्जर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होंगी। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।